हेलो एंड वेलकम टू रेनेसांस 2.0। मेरा नाम है शिवांग भारद्वाज और आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस की बुक 2 का चैप्टर 10, जिसका नाम है फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब हम फिलॉसफी की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है किसी भी रूल के पीछे का लॉजिक और वैल्यू समझना। जैसे स्काई ब्लू है तो क्यों है, अगर चोरी करना गलत बात है तो क्यों गलत बात है, उस चीज के पीछे का रीजन समझना ही फिलॉसफी होता है। आप कॉन्स्टिट्यूशन के केस में भी सिर्फ रूल्स लिखे गए हैं ऐसा नहीं है, उसके हर आर्टिकल के पीछे एक मोरल सोच है। जैसे अगर हमें इक्वालिटी का राइट दिया गया तो क्यों? क्योंकि इंडिया ने एक ऐसे टाइम में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था जब हम जस्ट कॉलोनियल रूल से आज़ाद हुए थे। उस समय लोगों ने फ्रीडम, डिग्निटी और जस्टिस के लिए फाइट किया था, तो नेचुरली कॉन्स्टिट्यूशन भी उन्हीं वैल्यूज पे बेस्ड था। गांधी जी, नेहरू जी, अंबेडकर जी, सबका विजन था कि नए भारत की सोसाइटी सिर्फ कानून नहीं बल्कि इंसानियत की वैल्यू से भी गाइड हो। इसीलिए कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक लॉ बुक नहीं, एक मॉरल गाइड है जो बताता है कि एक अच्छी सोसाइटी कैसे बनाई जाए। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को समझने का तरीका क्या होना चाहिए। सिर्फ आर्टिकल्स पढ़ लेना या रूल्स याद कर लेना काफ़ी नहीं होता। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को सच में समझना चाहते हैं तो हमें उसके अंदर छिपे हुए वैल्यूज और सोच को पकड़ना पड़ेगा। यही कहलाता है पॉलिटिकल फिलॉसफी अप्रोच। इसमें पहला स्टेप होता है बेसिक टर्म्स को क्लियरली समझना, जैसे राइट्स, डेमोक्रेसी, माइनॉरिटी। ये सिर्फ टेक्स्ट बुक के शब्द नहीं है, इनका एक डीपर मतलब होता है और उसे समझना जरूरी है। दूसरा स्टेप, इन कॉन्सेप्ट्स को अलग अलग देखने की बजाय एक कनेक्टेड विजन के रूप में समझना जरूरी है। जैसे पजल के पीसेस मिलके एक पिक्चर बनाते हैं, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन के हर पार्ट का एक शेयर्ड मोरल फंक्शन होता है। और तीसरा और शायद सबसे इंपॉर्टेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स को समझना। क्यों? क्योंकि वही जगह है जहां हमें पता चलता है कि किस रूल के पीछे क्या लॉजिक लगाया गया था, कौन सी वैल्यू हमें ओरिजिनली प्रोटेक्ट करनी थी। आज हर कोई अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब निकालता है, पर जब आप उसकी फिलॉसफी समझ जाते हो तो आप जज कर सकते हो कि कौन सा इंटरप्रिटेशन ओरिजिनल सोच के करीब, यानी जब वो आर्टिकल बनाया गया था, और कौन सा सिर्फ अपना व्यू पॉइंट थोप रहा है। तो सिंपल शब्दों में कॉन्स्टिट्यूशन समझने के लिए वर्ड्स नहीं, उसकी वैल्यूज और विजन को समझना जरूरी है। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो कई लोग सोचते हैं कि इसका मेन काम है सरकार की पावर को लिमिट करना। हालांकि ये बात सही है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ कंट्रोल करने के लिए नहीं, चेंज लाने के लिए भी बनाया गया था। सोचो, किसी भी स्टेट के पास आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स सब कुछ होता है, और अगर पावर अनचेक्ड हो जाए तो वो ऑपरेसिव बन सकते हैं, है ना? इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन एक सेफ गार्ड की तरह काम करता है ताकि स्टेट अपनी पावर का मिसयूज ना करे। और मैं जब यहाँ पे स्टेट की बात करता हूं तो वो उसका मतलब देश होता है। लेकिन सिर्फ पावर रोकना ही काफी नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन का दूसरा इंपॉर्टेंट रूल है लोगों को एम्पावर करना। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में तो ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रिटिश रूल के बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनाना हमारी पहली असली एक्सरसाइज थी सेल्फ डिटर्मिनेशन की, अपने फैसले खुद लेने की। तो नेहरू जी ने कहा था कि इंडिया इज अ नेशन ऑन द मूव, जो पुराने स्ट्रक्चर्स तोड़ रहा है और नए आइडियल्स अडॉप्ट कर रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने सिर्फ रूल्स नहीं दिए, उसने एक डायरेक्शन दी कि सोसाइटी को कैसे इवॉल्व करना है। जस्टिस, इक्वालिटी, डिग्निटी, ये सब सिर्फ स्लोगन्स नहीं थे, कॉन्स्टिट्यूशन उनको रियलिटी बनाने का एक टूल था। तो सिंपल शब्दों में, कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ कंट्रोल का मैकेनिज्म नहीं है, ये एक ब्लूप्रिंट है एक बेहतर और इंसाफ वाली सोसाइटी बनाने का। अब सवाल ये उठता है, क्या हमें इतने पुराने डिबेट्स को पढ़ना जरूरी है? 70 साल पुरानी बातें आज के जमाने में क्या रेलेवेंट भी हैं या नहीं? तो एनसीईआरटी कहती है बिल्कुल रेलेवेंट है। जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो हर आर्टिकल के पीछे एक डिटेल्ड डिस्कशन हुआ था। सिर्फ लॉ लिखने का काम नहीं था, लोग सोच रहे थे कि ये रूल क्यों होना चाहिए, इस वैल्यू का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा। और ये डिबेट्स हमें बताती हैं कि किस चीज के पीछे कौन सी सोच, कौन सा लॉजिक और कौन सा मॉरल प्रिंसिपल था। आज कई बार कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स का अलग अलग मतलब निकाला जाता है, कभी सेक्युलरिज्म का, कभी फ्री स्पीच का। तो अगर हमें समझना है कि असली इंटेंशन क्या थी,
तो हमें वापस उसी जगह जाना होगा जहां ये कानून बनाए गए थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। इंडिया के लिए ये डिबेट्स और भी खास हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर सिर्फ एक आइडियोलॉजी नहीं थी, बहुत सारे व्यूज थे, डिसएग्रीमेंट्स थे, लेकिन सारे के सारे रिस्पेक्टफुल तरीके से हुए। इन्हीं डिबेट्स में इंडिया का विजन तय हुआ, एक यूनाइटेड, इक्वल और डाइवर्स सोसाइटी का। तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के सोल को समझना चाहते हैं तो हमें उसके कॉन्वर्जेशन को समझना पड़ेगा। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी की बात करते हैं तो एक नेचुरल सवाल होता है, ये किस आइडियोलॉजी पे बेस्ड है? क्या ये लिबरल है, सोशलिस्ट है या फेडरल मॉडल पे बना है? सच ये है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किसी एक लेबल में फिट नहीं होता। ये एक केयरफुली क्राफ्टेड मिक्स है जो अलग अलग आइडियाज को कंबाइन करता है इंडिया के यूनिक कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। इसमें हमें मिलता है लिबरलिज्म का एलिमेंट, जैसे पर्सनल फ्रीडम और डिग्निटी के राइट्स, डेमोक्रेसी का स्पिरिट जहां लोगों की पार्टिसिपेशन और अकाउंटेबिलिटी जरूरी होती है, ऐसे ही सोशल जस्टिस जैसे SC ST के लिए प्रोटेक्शन और ट्रू इक्वालिटी का विजन, सेक्युलरिज्म जहां सभी धर्मों को इक्वल रिस्पेक्ट मिलती है, और फेडरलिज्म जहां स्टेट्स और सेंटर के बीच पावर डिवाइड होती है। और सबसे खास बात, इंडिया ने ये आइडियाज ब्लाइंडली कॉपी नहीं किए। कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त हमने दुनिया के एक्सपीरियंसेस से सीखा, लेकिन अपने लोकल इश्यूज, डाइवर्सिटी और फ्रीडम स्ट्रगल के आइडियाज को सेंटर में रखे। इसीलिए कहते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक मॉरल कॉम्प्रोमाइज नहीं, बल्कि एक मॉरल विजन है जो ग्लोबल आइडियाज को इंडियन रियलिटी के साथ बैलेंस करता है। अब बात करते हैं एक ऐसे वैल्यू की जो हर डेमोक्रेसी की जान होती है, इंडिविजुअल फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब होता है अपनी सोच रखना, अपना धर्म मानना, अपनी बात बोल पाना और बिना डर के जीना। कई लोग सोचते हैं कि फ्रीडम सिर्फ वेस्टर्न आइडियाज से आई है, लेकिन सच ये है कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम का कॉन्सेप्ट डीपली रूटेड है हमारे ये इतिहास से। जैसे 1800s में राजा राम मोहन रॉय जैसे रिफॉर्मर्स ने फ्रीडम ऑफ स्पीच और बिलीफ की बात की थी। ऐसे ही फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान भी कांग्रेस ने 1931 में एक रेजोल्यूशन पास किया था जिसमें सिविल लिबर्टीज जैसे राइट्स मांगे गए थे, जैसे स्पीच, प्रेस, एसोसिएशन और रिलीजन। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो नेचुरली ये वैल्यूज उसमें इंक्लूड की गई, और आज हमें मिलते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी अपनी बात रखने का हक, ऐसे ही फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस अपनी सोच और धर्म चुनने की आज़ादी, और प्रोटेक्शन फ्रॉम आर्बिट्ररी अरेस्ट ताकि कोई भी देश, कोई भी स्टेट अपनी पावर का गलत यूज करके हमें अरेस्ट ना कर पाए। इसीलिए कहते हैं फ्रीडम सिर्फ एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट नहीं, बल्कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की एक कोर वैल्यू है जो डिग्निटी और डेमोक्रेसी दोनों को प्रोटेक्ट करती है। अब एक और इंपॉर्टेंट वैल्यू की बात करते हैं, और वो है सोशल जस्टिस। कई बार हम सोचते हैं कि इक्वालिटी का मतलब है सबको बराबर ट्रीट करो, लेकिन अगर किसी को हिस्टोरिकली दबाया गया हो, जैसे कास्ट की बेसिस पर, तो बराबरी का मतलब होता है उसे थोड़ा ज्यादा देना। क्यों? ताकि वो लेवल पे आ सके। क्लासिकल लिबरलिज्म सिर्फ ये कहता था कि लॉ के सामने सब इक्वल है, लेकिन भारत ने इस कॉन्सेप्ट को और आगे ले जाके उसमें सोशल रियलिटी भी इंक्लूड की। कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज किया कि कास्ट एक रियल सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन रहा है पास्ट में, और बिना स्पेशल सपोर्ट के लोअर कास्टेस कभी भी ट्रू इक्वालिटी नहीं पा सकते। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने SC ST के लिए रिजर्वेशन दिया, जॉब्स में, एजुकेशन में और पॉलिटिकल सीट्स में, और आर्टिकल 14 के थ्रू इंश्योर किया कि लॉ के सामने सब इक्वल हो, लेकिन अगर किसी को अपलिफ्ट करना हो तो स्पेशल मेजर्स भी अलाउड हैं। ये है रियल इक्वालिटी, जहां जस्टिस का मतलब होता है सबको सेम ट्रीटमेंट देना नहीं, बल्कि हर किसी को उसकी जरूरत के हिसाब से सपोर्ट देना। जैसे अंबेडकर जी ने कहा था, जस्टिस बिगिंस वेयर फॉर्मल इक्वालिटी एंड्स। अब तक हमने इंडिविजुअल फ्रीडम और सोशल जस्टिस की बात की, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट वैल्यू है जो इंडिया को यूनिक बनाती है, और वो है डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट। इंडिया जैसा देश जहां इतनी सारी लैंग्वेजेस, रिलीजन्स, कस्टम्स हैं, वहां अगर सबको एक जैसे रूल में फिट करने की कोशिश की जाए तो जस्टिस नहीं, डोमिनेशन हो जाता है। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा इक्वालिटी का मतलब ये नहीं कि सबको एक जैसा बना दिया जाए। इक्वालिटी का मतलब है सबको अपनी आइडेंटिटी के साथ जीने का हक मिले।
इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने माइनॉरिटी कम्युनिटीज को कुछ स्पेशल प्रोटेक्शंस भी दिए, जैसे रिलीजियस माइनॉरिटीज के पास अपने स्कूल कॉलेजेस बनाने का हक है आर्टिकल 30 के अंदर। ऐसे ही लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को भी लैंग्वेज और कल्चर प्रिजर्व करने का हक मिला है। ये सिर्फ ग्रुप राइट्स नहीं है, ये डेमोक्रेसी का डीपर लेवल है जहां सिर्फ मेजॉरिटी की नहीं बल्कि सबकी डिग्निटी मैटर करती है। जब हम कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो इसका मतलब ही ये होता है कि लोग अलग हो सकते हैं पर उनका सम्मान और अधिकार बराबर है। इसीलिए कहते हैं ट्रू इक्वालिटी इंक्लूड्स द राइट टू बी डिफरेंट। अब बात करते हैं एक वैल्यू जो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत प्रोमिनेंट है, सेक्युलरिज्म। वेस्टर्न मॉडल को देखें तो वहां सेक्युलरिज्म का मतलब होता है स्टेट और रिलीजन का कंप्लीट सेपरेशन। जैसे फ्रांस में सरकार रिलीजियस स्कूल्स को सपोर्ट नहीं करती और पब्लिक स्पेसेस में रिलीजियस सिंबल्स बैन कर दिए जाते हैं। लेकिन इंडिया का सेक्युलरिज्म अलग है। यहाँ स्टेट ना तो किसी एक धर्म को प्रमोट करती है, ना ही उसे इग्नोर करती है। इस अप्रोच को कहते हैं प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस। मतलब अगर जरूरत हो तो स्टेट रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस की मदद भी कर सकती है, और अगर किसी धर्म के नाम पे इनइक्वालिटी हो रही है तो इंटरवीन भी कर सकती है। एग्जाम्पल के लिए अनटचेबिलिटी को कॉन्स्टिट्यूशन ने बैन किया, इवन दो कुछ रिलीजियस ट्रेडिशंस उसे जस्टिफाई करते थे। ऐसे ही स्टेट कुछ रिलीजियस स्कूल्स को फंड भी करता है, लेकिन उसका रेगुलेशन भी करता है ताकि एजुकेशन और इक्वालिटी दोनों बैलेंस में रहें। यही इंडियन सेक्युलरिज्म का एसेंस है, रिलीजियस फ्रीडम का प्रोटेक्शन प्लस सोशल जस्टिस का कमिटमेंट, रिलीजन का रिस्पेक्ट भी और इंसान के अधिकारों का प्रोटेक्शन भी। अब तक हमने फ्रीडम, जस्टिस और सेक्युलरिज्म की बात की, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ और पावरफुल डेमोक्रेटिक आइडियल्स भी हैं जो भारत की सोल को डिफाइन करते हैं। सबसे पहला, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। मतलब हर एडल्ट को वोट देने का हक, चाहे वो अमीर हो या गरीब, लड़का हो या लड़की, किसी भी कास्ट या रिलीजन का हो। सोचिए 1947 में जब ज्यादातर देशों ने सिर्फ एलीट लोगों को वोट देने का हक दिया था, तब भारत ने सबको इक्वल वोटिंग का राइट दिया। ये एक रेवोल्यूशनरी डिसीजन था एक नई डेमोक्रेसी के लिए। दूसरा, फेडरलिज्म विद फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने सेंटर और स्टेट्स के बीच पावर डिवाइड किया, लेकिन उसे फिक्स नहीं बनाया। स्टेट्स को उनकी लैंग्वेज, रिलीजन और नीड्स के हिसाब से स्पेशल प्रोविजंस भी दिए गए, जैसे आर्टिकल 370 में लिंग्विस्टिक रिऑर्गेनाइजेशन एटसेट्रा। तीसरा, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। कॉन्स्टिट्यूशन ने यह कभी नहीं कहा कि सबको एक जैसा बनना होगा। उसने कहा अलग हो लेकिन एक साथ हो। नेशनल यूनिटी का मतलब यूनिफॉर्मिटी नहीं, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड शेयर्ड आइडेंटिटी है। तो ये सब डेमोक्रेटिक आइडियल्स कॉन्स्टिट्यूशन को और भी मीनिंगफुल बनाते हैं। ये सिर्फ रूल बुक नहीं, एक नेशन बिल्डिंग गाइड है। अब तक हमने कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज समझे, लेकिन एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि लिखा कैसे गया था। तो एनसीईआरटी कहती है कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं था, बल्कि एक मॉरल प्रोजेक्ट था। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी तब मेंबर्स अलग अलग बैकग्राउंड से थे, कोई सोशलिस्ट, कोई कंजर्वेटिव, कोई दलित, कोई जमींदार। इतने डिफरेंसेस के बावजूद सबने मिलकर काम किया। हर एक प्रोविजन पर महीनों लंबा डिबेट हुआ, हर चीज पे आर्ग्यूमेंट था, लेकिन डायलॉग के जरिए रेजोल्यूशन निकला। कोई भी एक पार्टी या आइडियोलॉजी कॉन्स्टिट्यूशन पर अपना एजेंडा इंपोज नहीं कर पाई। कॉन्स्टिट्यूशन बना कॉम्प्रोमाइज और कॉन्सेंसस के साथ, और इसी प्रोसेस ने कॉन्स्टिट्यूशन को लेजिटिमेसी दी। जब लोग अलग होते हुए भी मिलके कुछ बनाते हैं तो उसमें सिर्फ रूल्स नहीं होते, उसमें इंटेग्रिटी होती है। इसीलिए कहते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ताकत सिर्फ उसके कंटेंट पे नहीं, उसके क्रिएशन प्रोसेस में भी है। तो क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन परफेक्ट है? एनसीईआरटी खुद कहता है नहीं, और कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता। सबसे पहला क्रिटिसिज्म है उसकी लेंथ और कॉम्प्लेक्सिटी पर। इतना डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन बनाना जरूरी था, लेकिन इसका रिजल्ट ये हुआ कि आम लोगों के लिए उसे समझना मुश्किल हो गया। दूसरा कंसर्न, रिप्रेजेंटेशन। कई स्कॉलर्स कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एलीट डोमिनेटेड थी। वुमेन, वर्कर्स और कुछ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को वॉइस नहीं मिला। तीसरा क्रिटिसिज्म, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस और सोशियो इकोनॉमिक राइट्स। यानी कई लोग मानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ज्यादा वेस्टर्न मॉडल पे बेस्ड है और भूख, बेरोजगारी, जेंडर इनजस्टिस जैसे इश्यूज को फंडामेंटल राइट्स के लेवल पर नहीं रखा गया।
इन्हें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ज़रूर लाया गया, लेकिन उनकी एनफोर्सेबिलिटी नहीं है, यानी उन्हें लॉ में नहीं लेके आ सकते। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है समझने वाली कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कभी भी अपने आप को फाइनल वर्जन नहीं बताया। उसने हमेशा इवॉल्व करने की गुंजाइश छोड़ी है। आज भी अमेंडमेंट्स हो रहे हैं और डिबेट चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, जैसा हमने पिछले चैप्टर में देखा था। इसीलिए कहते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन परफेक्ट नहीं लेकिन पावरफुल जरूर है। और सबसे बड़ी बात, ये हमें सिर्फ रूल्स नहीं देता, बदलाव लाने के टूल्स भी देता है। तो ये था हमारा 10th चैप्टर, फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इट्स योर फ्री वे टू सपोर्ट द चैनल। कीप लर्निंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर।